सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में मेंडल के जो अंतिम नियम की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात की थी। थोड़ा सा बचा, उसको लिख लेते हैं और उसके भी अपवाद देख लेते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमारे मेंडल के नियम पूरे हो जाएंगे। मैंने आपको बताया भी कि भाई मेंडल के नियम मेंडल ने नहीं दिए। मेंडल ने तो अपने कार्य जो भी एक्सपेरिमेंट किए और जो भी उसको रिजल्ट मिला वो लिखकर चले गए, प्रकाशित कर दिया उसमें। लेकिन मेंडल के कार्यों को नियमों का रूप दिया था कार्ल कोरेंस ने, ठीक है। उन्हीं में हम लास्ट में पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलते हैं, बात करते हैं फिर। टॉपिक हमारा आनुवांशिकी, छोटा सा वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझा था हमने कल। लिख लेते हैं, फिर डीएनए और आरएनए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स, इसी में हमें आज डीएनए आरएनए भी पढ़ना है। पहले एक बार थोड़ा सा वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थोड़ा सा रह गया था। उसे कंप्लीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक लक्षण के कोई भी ये दो जीन है, ठीक है, पास में कोई भी दूसरा जीन आ जाए, कैसा भी जीन आ जाए, अगर ये दोनों जीन किसी लक्षण के हैं तो ये इससे प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा मेंडल ने कहा था। अब इसको अगर मेंडल के भाषा में अगर समझे तो क्या है कि किसी भी लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना होती है। डिपेंड केवल ये करेगा कि भाई इस गुण का कैसा जीन है, इस गुण का कैसा कारक इसमें उपस्थित है। हो सकता है ये पौधा लंबा है, इसके साथ कोई पीले रंग के बीज आ गए। हो सकता है ये भी कॉम्बिनेशन हो जाए, हरे बीज भी हो जाए। लेकिन जब यहां पर लंबेपन के जीन हैं तो इसमें कुछ भी परिवर्तन हो, पौधा लंबा ही होगा। यानी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप में होती है। इसीलिए क्या कहा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिख लेते हैं इसे, कल अपन ने समझा भी था, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। लिख लेते हैं इसको भाई कि मेंडल के अनुसार किसी लक्षण की वंशागति, किसी लक्षण ट्रेट की वंशागति दूसरे लक्षणों से प्रभावित हुए बिना, दूसरे लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप में होती है। स्वतंत्र रूप में होती है, ठीक है। हालांकि इसके बाद में अपवाद पता चला था। अपवाद एक परिघटना है जिसे कहते हैं सहलग्नता। छोटी सी परिघटना, इसको समझना। देखो, इसको ऐसे समझो कि दो दोस्त है, दो दोस्त बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े, 10वीं तक पढ़े, फिर उसके बाद सब्जेक्ट भी सेम ही ले लिया, 11वीं 12वीं में भी एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पास पास बैठते थे। फिर
ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में गए, एक ही कॉलेज, वही सेम सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन भी कर लिया। फिर कहीं पढ़ने के लिए, एग्जाम वगैरह की तैयारी करने के लिए गए, वहां पर भी साथ साथ। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कोई चैनल पर, वो भी साथ साथ। कहने का मतलब क्या, वो दोनों दोस्त जब भी दिखते हैं हमेशा साथ साथ दिखते हैं। यहां तक कि आपको उनमें से केवल कोई एक जना दिख जाता है तो आप अनायास ही क्वेश्चन क्या करते हो कि यार आज दूसरा कहां गया। यानी जब भी जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। सेम ऐसा ही होता है कुछ जीनों के साथ। जैसे ये मान लीजिए ये आपके गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं, ये ऐसे रेखीय क्रम में, ये जीन इन पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जीन ये रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो अब इनमें देखो ऐसे दो जीन जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं, जैसे ये दो जीन ले लेता हूं मैं, ये दो जीन बिल्कुल पास पास हैं। यानी अगर ये दो जीन संतानों में जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, साथ साथ वंशागति होगी। जबकि जो दूर दूर हैं, दो जीन में ऐसे ले लेता हूं, एक तो ये वाला इधर यहां पर और एक ये वाला इधर यहां पर। जो दूर दूर हैं इनकी वंशागति साथ साथ नहीं होती है। कहने का मतलब क्या कि गुणसूत्र पर जीन जितने पास पास होंगे वो एक साथ वंशागति करते हैं। यानी जहां x जाएगा वहां पर ये दूसरा y भी जा रहा है, या ये मान लो a गया वहां पर b भी जाएगा। और ये मेंडल के नियम का अपवाद मिल गया था, क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था, a को कोई मतलब नहीं है b से, a की अलग वंशागति और b की अलग वंशागति होगी। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में गति करते हैं, वंशागति होती है। लेकिन ये बात जो साथ साथ वंशागति है इसे ही कहते हैं सहलग्नता, लिंकेज। और सहलग्नता की खोज की थी टी.एच. मॉर्गन ने। और किसमें की थी? फल मक्खी या ड्रोसोफिला में। तो ये सहलग्नता इस स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद हो गया। और इसी के साथ हमारे मेंडल के नियमों की हमने बात पूरी की थी। ठीक है, चलें आगे बात करें। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लिख देता हूं कि सहलग्नता क्या है, लिंकेज क्या है, कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों, ट्रेट्स की वंशागति संतानों में साथ साथ होती है तो ऐसे लक्षण या उनके जीन, भाई उन लक्षण से संबंधित जो जीन हैं या उनके जीन आपस में सहलग्न होते हैं, आपस में सहलग्न होते हैं तथा ये परिघटना
सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता लिंकेज कहलाती है। सहलग्नता या लिंकेज कहलाती है। खोज वगैरह किसने की ये हमने लिख लिया था, ठीक है। और किस में की थी? ड्रोसोफिला फल मक्खी में की थी। चलें आगे बात करें। आगे बात करते हैं, इसके बाद ये मेंडल के नियमों की बात पूरी हुई। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की बात करें अगर, कि न्यूक्लिक अम्ल जीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। सभी जीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, आगे बात करें। चलें आगे बात करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में देखें, दो बातें लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं कि जीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा हो जाएगा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दो प्रकार के अम्ल, लेकिन यहां पर लिख देते हैं वायरस में केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। या तो डीएनए या आरएनए, एक ही पाया जाएगा, दोनों साथ साथ नहीं होते। जैसे अगर बात करें कोविड-19 वाले वायरस की, SARS-CoV-2 वायरस की बात करें, आरएनए पाया जाता है। HIV वायरस की बात करूं, आरएनए पाया जाता है। या पोलियो वायरस की बात करूं, आरएनए पाया जाता है। जिन वायरस में आरएनए पाया जाता है रेट्रोवायरस कहलाते हैं, ठीक है, और जिनमें डीएनए पाए जाते हैं उन्हें डीएनए वायरस कहते हैं। फिर बात करते हैं इनकी खोज वगैरह की। भाई न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फैक्ट है, ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल की खोज न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने मवाद कोशिकाओं में पस सेल्स में की। और ये न्यूक्लिक अम्ल, इन्होंने तो न्यूक्लिन कहा, ठीक है, मवाद कोशिकाओं में की, इन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा, न्यूक्लिन कहा। लेकिन अगर बात करें कि न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा, वो ऑल्टमान ने कहा। इसको न्यूक्लिक अम्ल शब्द टर्म जो न्यूक्लिक एसिड है, ये
आल्टमान ने दिया। कुछ ये फैक्ट्स थे। अब देखो, अब समझने की बारी है। अब समझते हैं। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं, फैक्ट का ध्यान रखा करो, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं। मवाद कोशिका, मवाद पड़ जाता है ना, पस पड़ जाता है ना, कई बार घाव में पस पड़ जाता है, ठीक है। ये मवाद कोशिकाओं या पस सेल्स में की। मवाद भी बताना पड़ेगा क्या यार कि मवाद क्या होता है। चलो खैर, अब सुनना देखो। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के। न्यूक्लिक शब्द कहां से आया है? न्यूक्लियस से, केंद्रक से। सामान्यतः केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कौन? डीएनए भी और आरएनए भी पाया जाता है। हाँ, आरएनए क्या होता है? केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। अब ये दो प्रमुख जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्लों की बात कर रहे हैं, इनके दोनों के मुख्य कार्य देख लो। डीएनए का कार्य वंशागति करना। अभी जो हम मेंडल के नियम वगैरह पढ़ के आए उसमें हमने जीन कारक की भी बात की। तो ये जो जीन होते हैं, जीन वाकई में है क्या? डीएनए के ही खंड है। अपन ने परिभाषा में भी देखा था। डीएनए के वे खंड जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? जीन। यानी अल्टीमेटली जीन या वंशागति किस से हो रही है? डीएनए से हो रही है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या हो गया? वंशागति करना। तो वैसे ही अगर हम बात करें आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। दोनों के मुख्य कार्य ध्यान रखना। हालांकि एक बात यहां पर क्लियर कर दूं कि ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता ही नहीं है, केवल डीएनए होता है, यानी डीएनए वायरस, तो क्या उनमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा? क्या होगा उनमें? या ऐसे वायरस जिनमें केवल आरएनए है, क्या उनमें वंशागति नहीं होगी? क्या डीएनए नहीं है तो होगी उनमें भी वंशागति। उसमें कौन सहायता करेगा? आरएनए करेगा। डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना डीएनए से। इनकी संरचना पर पूछते हैं। इनका जो मॉडल है वह वॉटसन क्रिक का मॉडल, उस मॉडल पे ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो दो लड़ियां होती है बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, कितनी दूरी होती है, एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है, व्यास कितना होता है, कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, कौन सी शर्कराएं पाई जाती है। तो बहुत ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जैसे हमने देखा पीछे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो भाई इसका नाम ही इसके बारे में बता रहा है क्या कि डीऑक्सी, ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए और डी का मतलब कमी है, ऑक्सीजन की कमी वाला राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये राइबो शब्द जो है राइबोज शर्करा से, इसमें राइबोज शर्करा जिसमें ऑक्सीजन की कमी, ये न्यूक्लिक अम्ल क्या कहलाया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की बात करें, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। थोड़ा सा दोनों की संरचना में अंतर है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए से। पहले मैं बात करूंगा स्टार्ट डीएनए से। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोल दो या अम्ल बोल दो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य वंशागति में सहायता। वंशागति में सहायता। डीएनए के खंड ही फ्रेगमेंट्स डीएनए के खंड या फ्रेगमेंट्स ही जीन कहलाते हैं। डीएनए मुख्यतया
केंद्रक में उपस्थित, भाई कोशिका में केंद्रक के अंदर, ये कोशिका के अंदर केंद्रक, इसके अंदर पाया जाएगा डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में ये केंद्र का, इसके अंदर तो है, इसके अंदर तो डीएनए है, लेकिन इसके बाहर कोशिका द्रव्य में ये वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बात की थी अपन ने कोशिका बढ़ते समय। और इसके अलावा देखो, जो यहां पर लवक होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें भी खुद के डीएनए पाए जाते हैं। तो केंद्रक के बाहर डीएनए किस किस में पाया जाता है? कोशिकांग की बात करूं तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। लिखते हैं इसके बारे में कि केंद्रक के अलावा लवक प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए उपस्थित या डीएनए पाया जाता है। ठीक है। और बैक्टीरिया में जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें। चलें आगे बात करते हैं कि बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं। अब डीएनए की संरचना की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि डीएनए में है क्या क्या। पहले हम भौतिक संरचना की बात करते हैं और फिर हम रासायनिक संरचना की भी बात करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको बीच में बता देता हूँ। अभी अरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, किसने मना किया? आप लो ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी मैं आगे स्लाइड चेंज कर दूँ तो बता दिया करो भाई मुझे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। अब सुनना देखो कि अभी जो 2-3 दिन से नोबेल पुरस्कार मिलने चालू हुए हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर में इनको भी ध्यान रखना। वैसे एक बात बता दूं कि जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए मिला, जिससे एक बार एनटीपीसी में ही क्वेश्चन आया हुआ है। आश्चर्य था, एनटीपीसी में इससे क्वेश्चन पूछना आश्चर्य की बात थी वाकई में। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें क्या है, ये क्रिस्पर टूल है, एक तरह से एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कि किसी के डीएनए में कोई खराबी आ गई, ये जो डीएनए था, ये डीएनए में ये वाला पार्ट खराब हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये क्रिस्पर की सहायता से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये भाई करंट में अभी आपके नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये नहीं पूछते कि किसको दिया, ज्यादातर ये पूछते हैं किस चीज के लिए दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
चलें आगे बात करते हैं। तो ये डीएनए में एडिटिंग करना, डीएनए में परिवर्तन करना, इसके लिए इस क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियों के भी इलाज मिलने की संभावना है, और त्वरित इलाज। भाई कैंसर का इलाज तो है, अभी भी ठीक होते हैं कईयों के कैंसर, लेकिन वो जो ठीक होने की दर बहुत कम है। ठीक है, तो आगे बात करें, डीएनए की संरचना की बात कराते हैं। डीएनए की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। पहले मैं रासायनिक ही पढ़ा देता हूं, चलो। डीएनए की संरचना दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहले रासायनिक केमिकल स्ट्रक्चर, यानी इसमें है क्या क्या, माल मसाला क्या क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और फिर वो माल मसाला अरेंज कैसे है, कैसे व्यवस्थित है, यानी भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। इसमें देखो, डीएनए की रासायनिक संरचना की बात करूं डीएनए की रासायनिक संरचना में तीन चीजें हैं। जैसे हम बात करते हैं कोई भी पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो इसमें भी देखें ध्यान से, तीन रासायनिक पदार्थ हैं। वो तीन रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा शर्करा, शुगर। दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजन से युक्त क्षार या बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस या क्षार। और लास्ट में आ जाएगा फॉस्फेट समूह। ये तीन चीजें हम देखते हैं डीएनए में पाई जाती है। इन तीन चीजों का अरेंजमेंट कैसा होता है ये भी देख लो। वापिस अभी पीछे वाली स्लाइड पे चलूंगा, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप ये इस तरह से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं, द्विकुंडलित मॉडल देखते हैं। इसमें देखो, यहां पर जो कुछ नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, सामने भी कुछ नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, इनके बीच में बंध पाए जाते हैं, कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं ये, जिसकी वजह से ये लड़ियां आपस में जुड़ी रहती हैं। अब इन दो लड़ियों को अगर मैं सेपरेट करके बताऊं तो क्या क्या मिलेगा, देखो। सबसे पहले ये इधर आपको, इसको साइड में करके बनाते हैं। देखो, दो लड़ियां बना रहा हूं, इन दोनों लड़ियों को मैंने खोलकर इधर आपके सामने दर्शाया है। यहां पर देखो, सबसे पहले नाइट्रोजनिक क्षार है, ये नाइट्रोजनिक क्षार होगा। सामने वाली लड़ी में भी नाइट्रोजनी क्षार होगा। प्यूरिन, पिरिमिडीन क्या होते हैं अभी इनकी भी बात करेंगे। ये नाइट्रोजनी क्षार से क्या जुड़ी हुई है, इधर 5 कार्बन वाली शर्करा, शुगर, और फिर इस शुगर से जुड़े हुए हैं फॉस्फेट समूह। सेम उधर दूसरी तरफ भी यही, ये 5 कार्बन वाली शर्करा और इससे भी फॉस्फेट समूह जुड़े हुए हैं। ऐसे लगातार ऐसे ही कई नाइट्रोजनी क्षार ऐसे लड़ी में खूब सारे आपस में जुड़े हुए रहेंगे।
5 कार्बन वाली शर्करा जुड़ी हुई, इधर भी 5 कार्बन वाली शर्करा इधर भी जुड़ी हुई है, और इन दोनों शर्कराओं से फॉस्फेट समूह भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये ऐसे ही खूब सारे ऐसे अणु मिलेंगे आपको, और ये दोनों नाइट्रोजनी क्षार आपस में किससे जुड़े हुए हैं? ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए रहते हैं। ऊपर तो 2 बनाए, नीचे 3 बनाए, क्यों ये भी बता दूंगा। ठीक है, ये ऐसे खूब सारे लंबी लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है, और ये ऐसा आपका डीएनए। भाई दोनों यहां तो मैंने खोलकर बता दिए, ये दोनों श्रृंखलाएं खोलकर बता दी, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल एकदम द्विकुंडलित सर्पिलाकार अरेंजमेंट में जुड़ी रहती है। तो रासायनिक संरचना में हमने जो देखा कि शर्करा भी पाई जाती है, नाइट्रोजनी क्षार भी होते हैं, और फॉस्फेट समूह भी होते हैं। देख लो, शर्करा भी है, नाइट्रोजनी क्षार भी है, फॉस्फेट समूह भी है, और सामने वाली जो लड़ी है उसमें भी ये सेम की सेम चीजें, और दोनों लड़ियां आपस में किससे जुड़ी हुई है? ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। ये जो नाइट्रोजनी क्षार है, ये शर्करा है, ये कौन कौन से, इनकी भी बात कर लेते हैं। देख लो, शर्करा अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन सी पाई जाती है? 5 कार्बन युक्त कार्बन है ये, ठीक है, सी बोले तो कार्बन युक्त डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और इस शर्करा में भी डीऑक्सी क्यों कहा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, और वो भी कौन से? सेकंड कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए डीऑक्सी, बाकी 5 कार्बन वाली राइबोज शर्करा कहलाती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आगे बात करें, नाइट्रोजनी क्षार की बात करते हैं। 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एक तो प्यूरिन्स और एक हो जाते हैं पिरिमिडीन्स। ध्यान रखना इनको भाई, नाम इनके ध्यान रखना। प्यूरिन्स की बात करूं तो प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एडिनिन ए से दर्शाते हैं, और ग्वानिन जी से दर्शाते हैं। एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया। पिरिमिडिन की बात करूं तो पिरिमिडिन भी 2 प्रकार के, थाइमीन टी से दर्शा देंगे, और साइटोसिन सी से दर्शा देंगे। अब देखो यहां पर 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में भी 2 प्रकार के, एडिनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में 2 प्रकार के, थाइमिन और साइटोसिन। 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, टोटल कितने? 4। अब मैंने एडिनिन के सामने थाइमिन लिखा है। एडिनिन हमेशा दूसरी तरफ, यानी 2 लड़ियां होती है ना, एक लड़ी में अगर एडिनिन हुआ, जैसे देखो यहां पर पीछे बता देता हूं, ये यहां पर अगर एडिनिन है तो सामने हमेशा थाइमीन ही होगा, हमेशा। इधर अगर ग्वानिन है तो सामने हमेशा क्या होगा? साइटोसिन ही होगा। जैसे अगर मैं इसको सी लिख देता हूं, साइटोसिन, तो सामने क्या होगा? ग्वानिन होगा। और अगर मैं इसको एडिनिन लिख देता हूं तो सामने हमेशा क्या होगा? ये नाइट्रोजनी क्षार कौन सा होगा? थाइमीन होगा, हमेशा। अब वापस आ जाओ ये पीछे। एडिनिन और थाइमीन जब आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं।
डबल बॉन्ड बन जाएगा या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं इनके बीच में, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो ये लो यहां पर ग्वानिन और साइटोसिन, जहां पर ये 3 हाइड्रोजन बंद कर दिए, ठीक है, और इनमें ये 2 ही रख देते कि एडेनिन और थाइमिन में हमेशा 2 हाइड्रोजन बंद बनते हैं, ठीक है। अरे दे दूंगा, टाइम ले लूंगा, दे दूंगा आपको, वो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पूरा बनाने तो दो इसको, क्योंकि अभी और चेंज होता जाएगा, फिर कितनी बार स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। तो मुझे साइड में करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं साइड में हो जाऊं, आपके रास्ते में आ रहा हूं मैं। चलें, बात सुनना, आप देखो, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के सामने। एक तरफ एडेनिन है तो सामने तय रूप से क्या होगा, टी यानी थाइमिन होगा, तय रूप से, ठीक है। क्वेश्चन यही बनते हैं, कौन से प्यूरिन पाया जाता है, कौन से पिरिमिडिन पाए जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलें एक बार देखो, अब यहां पर मैंने बताया कि किस तरह से ये एडेनिन थाइमिन के बीच में ये 2 हाइड्रोजन बंध बनेंगे और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ये 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये जब हाइड्रोजन बंध बनते हैं ना, तभी ये दोनों लड़ियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर ये हाइड्रोजन बंध तोड़ देता हूं तो ये दोनों लड़ियां एक दूसरे से अलग अलग ऐसे पड़ी रहेंगी, ठीक है, ऐसे होता है। आगे बात करें तो इसमें एक बार देखो, शर्करा क्या है, नाइट्रोजनिक क्षार क्या है, और फॉस्फेट समूह, ये फॉस्फेट समूह के बारे में एक बात ध्यान रखना, डीएनए की अम्लीयता, एसिडिटी, डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ध्यान रखना अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए की अम्लीयता के लिए उत्तरदायी। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बात करते हैं। ये अरेंजमेंट भी देख लिया हमने। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, ये 2 लड़ियां, दोनों को मैं ऐसे अलग करके दिखा रहा हूं। सामने इधर आ गया ए एडेनिन, इधर सामने आ गया टी, ठीक है, इधर आ गया जी, इधर आ गया सी। ऐसी ये जो सीक्वेंस होती है ना, ये जैसे ए जी, ये हो सकता है फिर जी आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर टी आ जाए। ऐसी ये कुछ भी सीरीज हो सकती है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, और यही सीक्वेंस तो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनती है। हम सभी में ये जो सीक्वेंस होती है ना, कि कब ए के बाद जी आ गया, जी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, टी आ गया, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, और यही सीक्वेंस हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे हम पहचान कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। लेकिन एक बात तय है, इधर जी है तो सामने सी, इधर जी है तो ये लो सामने सी, इधर सी तो इधर क्या आ जाएगा जी, इधर ए तो इधर क्या आ जाएगा टी, इधर टी तो इधर क्या आ जाएगा ए। ये तय है, ऐसे ही होगा। तो इसके आधार पर एक बात यहां पर ध्यान दो, जितने ए हैं उतने ही टी हैं कह सकता हूं, और जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। काउंट करके देख लो, ठीक है, काउंट करके देख सकते हो कि जितने ए हैं उतने ही टी होंगे, और जितने जी हैं उतने ही सी होंगे। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही पिरिमिडिन होंगे। भाई हमेशा हर बार प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, इधर पिरिमिडिन आ गया तो इधर चला गया प्यूरिन। जितने प्यूरिन हैं, प्यूरिन कौन कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन कौन से हैं, साइटोसिन प्लस थाइमिन।
ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पक्षांतरण करके, एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल्स टू 1, और इसे ही चारगाफ रेशो कहते हैं, चारगाफ अनुपात कहते हैं। चारगाफ रेशो, ध्यान रखना ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलें फिर। तो ये तो रासायनिक संरचना की बात हो गई कि रासायनिक पदार्थ कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षार हैं, कौन से इसमें शर्करा है और फॉस्फेट समूह। अब इनका अरेंजमेंट भी हमने अभी डायग्राम बनाकर देख लिया। इससे संबंधित भाई इसकी जो भौतिक संरचना है कि दोनों कुंडलियां एक दूसरे से द्विकुंडलित रूप में सर्पिलाकार में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, ये मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने 1952 में, सॉरी 1953 में, और नोबेल पुरस्कार मिला था उनको 1962 में, वॉटसन, क्रिक और साथ में एक और वैज्ञानिक थे विल्किंसन। 3 जनों को डीएनए की संरचना बताने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि अच्छा एक बार इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें आगे बात करता हूं डीएनए की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना तो इसमें भौतिक संरचना के बारे में लिख सकते हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, अब ये एक और शब्द आ गया न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है इसको भी देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं आपस में द्विकुंडलित संरचना बनाती हैं। अब ये एक शब्द आ गया कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, ध्यान रखना, ये 3 जो संरचनाएं हैं, ये 3 जो पदार्थ देके, फॉस्फेट ले लो, एक शर्करा ले लो और एक नाइट्रोजनिक क्षार ले लो, ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। यानी अगर बात करें कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो देख लो एक बार, न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आएंगे, नाइट्रोजनिक क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और यहां पर अगर मैं इसमें से फॉस्फेट समूह हटा देता हूं, यानी केवल अगर नाइट्रोजनिक क्षार और केवल शर्करा रहे, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। दोनों में अंतर है, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें डीएनए क्या है या आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनिक क्षार, शर्करा और फॉस्फेट समूह, ये तीनों जब साथ में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर यहां से फॉस्फेट हटा दूं तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा, ठीक है। आगे बात करें, चलें आगे बात करते हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं आपस में द्विकुंडलित संरचना बनाती है, ठीक है। किसकी श्रृंखलाएं, न्यूक्लियोटाइड की। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, ये देखा हमने। इसके आगे बात करते हैं कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल
वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया। और दो और साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन एवं विल्किंसन। फ्रैंकलिन एवं विल्किंसन ने डीएनए की संरचना का एक्स रेज, एक्स विकिरणों के विवर्तन, डिफ्रैक्शन की सहायता से, फैक्ट्स हैं, साइंटिस्टों के नाम ध्यान रखना, की सहायता से अध्ययन किया। ठीक है, तो नोबेल प्राइज मिला था वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन को। फ्रैंकलिन को नहीं मिला था क्योंकि फ्रैंकलिन की तब मृत्यु हो चुकी थी। महिला वैज्ञानिक थी फ्रैंकलिन। 1962 में 3 जनों को नोबेल पुरस्कार मिला, वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन को। लिख देते हैं आगे, वैज्ञानिकों के नाम है, इनमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना कि डीएनए की संरचना को समझाने के लिए वॉटसन, क्रिक एवं विल्किंसन को, वॉटसन, क्रिक एवं विल्किंसन को नाइनटीन 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं इस तरह से द्विकुंडलित रूप में जब ये स्थित रहती हैं, ये मॉडल बताया था वॉटसन, क्रिक ने, और दोनों श्रृंखलाओं के मध्य मैंने जैसे बताया भी था, अभी के कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये हाइड्रोजन बंध से दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है, लिख लेते हैं। ठीक है 1962 में। ठीक है, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होगा, नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया, क्या कहलाई, न्यूक्लियोटाइड कहलाई। न्यूक्लियोटाइड का एक भाग होता है नाइट्रोजनिक क्षार। ठीक है, आगे बात करें। हाँ, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट हॉली और नीरेनबर्ग को कृत्रिम रूप से इनके संश्लेषण, जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे बात करें तो यहां पर हर लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आगे बात करते हैं कि डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध से जुड़ी रहती है। अब देखो, अगर मैंने जैसे बताया था गलती से ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दें हम, तो ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर पड़ी रहती है। और ये हाइड्रोजन बंध टूटते कब है, जब हम डीएनए को गर्म करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर, जिसे कहते हैं डीएनए का विकृतीकरण। लिख लेते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस या
इससे अधिक तापमान पर गर्म करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं जिससे दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और इसे हम कहेंगे डीएनए का विकृतीकरण कह देंगे इसे। डीएनए विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। डीएनए विकृतीकरण कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात इसमें यह है कि अगर तापमान कम कर दिया, वापस कम कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, तो ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ भी जाएंगी, जिसे कहते हैं डीएनए एनीलिंग कहते हैं या पुनः प्राकृतिकरण कहते हैं, रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। ये डीनेचुरेशन था, विकृतीकरण। तापमान कम करते ही वापस आपस में जुड़ने लग जाएंगी, जिसे क्या कहेंगे? डीएनए एनीलिंग कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। डीएनए गर्म होता नहीं है, हम करते हैं डीएनए को गर्म, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें देखें, लिख लेते हैं एक और पॉइंट कि अलग हो चुकी श्रृंखलाएं या चेन्स तापमान कम करने पर आपस में पुनः जुड़ने लगती हैं। इसे डीएनए एनीलिंग या पुनः प्राकृतिकरण रीनेचुरेशन भी कहते हैं। ठीक है। फिर एक बात करते हैं कि जो डीएनए के अलग अलग टाइप होते हैं, ए बी सी डी जेड, अलग अलग, जो वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था, बी डीएनए, बायोटिक डीएनए का मॉडल दिया था। वॉटसन और क्रिक ने जो हमें मॉडल बताया, जो संरचना बताई, उसके आधार पर हम बात करते हैं। ये यहां से एक खांच से लेकर, यहां से लेकर इस खांच तक, यानी ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई एक कुंडल की लंबाई कहलाती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। चौंतीस एंगस्ट्रॉम क्या है? डीएनए के एक कुंडल की हेलिक्स की लंबाई, ठीक है। कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रॉम। और देखें ये वाली जो इसकी मोटाई, ये क्या कहलाता है?
व्यास कहलाता है, मोटाई कहलाती है, ये है 20 एंगस्ट्रॉम। कुंडल हेलिक्स की मोटाई या व्यास मोटाई या व्यास हो गया, ठीक है। और हर एक कुंडल में यहां पर 10 जोड़ी क्षार पाए जाते हैं, 10 जोड़ी, ठीक है। 10 इधर है और 10 इधर है, और आपस में कौन सा बंध है यहां पर, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक कुंडल में 10 जोड़ी 10 पेयर 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार या न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उपस्थित, ठीक है। 10 पेयर होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंध। और कहाँ डबल होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 10 पेयर जो बेस होते हैं हाइड्रोजन बेस से जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होता भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। 10 जोड़ी है। और इसमें देखो, अच्छा आप क्या पूछ रहे हैं कि ए क्या है, ए एडेनिन है, ठीक है, ए एडेनिन है, ए एडेनिन। अच्छा ये वाला एंगस्ट्रॉम पूछ रहे हैं क्या, ये वाला, ये एंगस्ट्रॉम भाई ये मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इधर लिख देता हूं। एंगस्ट्रॉम ये 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब ठीक है, तो ये आपके तापमान कम करने पर अपने आप जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ने भी लग जाते हैं। तो ये सारे आपके जो हमने इनकी बात की, संरचना, भौतिक संरचना की भी बात की, तापमान बढ़ा दिया, टूट गए, वापस जुड़ गए, रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग या विकृतीकरण, सब हमने बात की, ठीक है। हाँ इतना डीप, थोड़ा बहुत डीप पढ़ लिया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत डीप पढ़ लिया करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अपने जो नॉर्मल वो गुटके आते ना, गुटकों से काम चला लो फिर, ठीक है। आगे बात करें फिर तो यहाँ पर ये हमने डीएनए की संरचना की बात की, डीएनए में क्या होता है ये बात की, डीएनए का कार्य देखा, वंशागति करता है, कहाँ वृत्ताकार डीएनए, कहाँ द्विकुंडलित डीएनए, किसने किसके बारे में, कौन कौन से साइंटिस्ट है बताया, इनकी बात की, ठीक है। चलें आगे बात करते। हाँ अरे भाई आप क्यों टेंशन करते हो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों टेंशन करते हो, मुझे भी पता है एग्जाम कब से, मुझे भी डेट पता है, ठीक है, पहले दिन से ही कह दिया था, पहले दिन ही बता दिया था मैंने आपको डेट, ठीक है। तो इसलिए ये क्या फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो, क्या जो पढ़ाया वो तो क्लियर है क्या, उसमें तो पूरे में से पूरे नंबर ले आओगे क्या, अगर इतनी तैयारी है तो बताओ फिर, ठीक है। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस कर लो। क्या होता है कि आधी को छोड़ पूरी का लालच करे, वो आधी से भी जावे, इसलिए थोड़ा तसल्ली से ध्यान रखना, पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना पेशेंस के एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होता है। जल्दबाजी करना, एग्जाम में भी गोले भरते इधर उधर भर देना, फिर ये सोचना कि यार अभी यार जो अभी तो मैं केवल 10 क्वेश्चन के
गोले ही भर रहा हूं, अभी तो 100वां क्वेश्चन भी करना है, चलो पहले 100वें पर चलता हूं, अरे नहीं 50वां कर लेता हूं, अरे नहीं 70वां कर लेता हूं। सीक्वेंस से चलो ना, 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, ऐसे चलो ना, ठीक है। इसलिए मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं, लेकिन मैं कभी आपको कुछ कहता नहीं कि क्या एग्जाम है, कैसे है। अब जब इतना भरोसा किया है तो आगे भी कर लो, ठीक है। और नाम लेने की बात रही, मैं नाम नहीं लेता ना क्लास में, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और सही आंसर आते हैं तब मैं नाम लेता हूँ, और वो भी मैं कभी कभी नहीं लेता, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा नाम लो, अपने आप नाम लेंगे लोग, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये 20 एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम और लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ के जा रहा हूँ, ध्यान रख लेना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दो आसपास के क्षार है ना, ये दो आसपास के क्षार, ये वाले यहां पर, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी बताना, ये दूरी कितनी है ये बता देना, ठीक है। ये कितनी दूरी है, चलो बता देता हूं। टोटल कितनी है 34, 10 जोड़ी है, 34/10 कर लो, 3.4 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ये लो, ये भी मैं ही बता देता हूं, नहीं तो फिर कहोगे कि सर अरे सर फिजिक्स पढ़ाओ, अरे सर केमिस्ट्री पढ़ाओ, अरे सर वो पढ़ाओ, ठीक है। तो और थोड़ा बहुत अभी डीप तो ये नहीं, ये डीप नहीं है, ये तो सुपरफिशियल है, फिर कह रहा हूं सुपरफिशियल है, ये डीप नहीं है। और बाकी फिर भी कभी मैं आपको टाइम नहीं दूं स्क्रीनशॉट के लिए तो मुझे बोल दिया करो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।